हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। ब्लेम और स्वस्थ के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 35 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। लेकिन इससे पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गलत कर दिया था, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन था, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। What is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इसमें पूछा जा रहा है, कौन सी है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में ऑप्शन नंबर ये सही बताया था, बट ये द प्रिल्यूड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड ही है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर ए बता दिया था, ये करेक्ट आंसर द प्रिल्यूड हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले हमने 35 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 36 से स्टार्ट करते हैं। Which two words rhyme in the last two lines of the first stanza of Daffodils? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स, बहुत ही फेमस पोएम है। इसके जो लास्ट टू लाइन्स हैं उसमें कौन सी, मतलब कौन सा राइम करता है, कौन सा वर्ड है? ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लोटिंग एंड डांसिंग, आई एंड लाई, ग्लांस एंड डांस। तो जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रीज एंड ब्रीज। अब हम एक बार लास्ट की दो लाइनें देख लेते हैं, पूरी लाइनें डैफोडिल्स की, ताकि हमें पता चल जाए वास्तविकता में क्या है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ये सेकेंड लास्ट लाइन है, ट्रीज आ रहा है। फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये लास्ट लाइन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ट्रीज एंड ब्रीज, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry? द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry, विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क को कहा जाता है? लिरिकल बैलेट्स, इमोर्टैलिटी ओड, द रिक्लूज, टिंटन अवे। जो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिंटन अवे। टिंटन अवे को द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century मेडिटेटिव पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि टिंटन अवे में जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था, जिस तरीके से इन्होंने वर्णन किया था प्रकृति का, नेचर का, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सुंदर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? टिंटन अवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा होता है वो एक आदमी का पिता होता है। ये लाइनें किसने कही? बहुत ही फेमस पोएम है, पी.बी. शैली, टेनिसन, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। जो हमारा 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन आपको ये बताना है कि ये लाइन किस पोएम से आती है। तो 38 का पोएम है, उस पोएम का नाम है माई हार्ट लीव्स अप, माई हार्ट लीव्स अप। और ये पोएम जो आई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की 1802 में आई थी, 1802, माई हार्ट लीव्स अप। यानी कि इस पोएम को एक और टाइटल क्या नाम दिया गया है? तो रेनबो। ध्यान रखिएगा, रेनबो इसी पोएम को कहा गया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही फेमस लाइन है, ध्यान रखिएगा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स, प्रिल्यूड कितने बुक्स में लिखा गया है? 10, 12, 14, 16। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 बुक्स में लिखा गया है। जो प्रिल्यूड है वो 14 बुक्स में लिखा गया है। और प्रिल्यूड का जो और एक नाम था, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। देखो,
जो मैंने 28 में गलत एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और ब्लैंक वर्ज में लिखा गया है। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया था प्रेल्यूड को? 1799 में, एट द एज ऑफ 28, एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये पूरी लाइफ अपने इस बुक को लिखते रहे, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, जो इन्होंने 3 पार्ट में लिखने का प्लान किया था। और इसको कंप्लीट कब किया था? प्रेल्यूड को कंप्लीटेड इन 1805। इट वाज पब्लिश्ड इन 1850। पब्लिश किया गया, ध्यान रखिएगा, प्रेल्यूड को। बट इन्होंने जो 3 पार्ट इसके लिखने की कोशिश की थी वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रेल्यूड को इन्होंने पब्लिश कर दिया था, बट जो तीनों बुक्स 3 पार्ट लिखना था इनको, वो नहीं कर पाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, एक लाइन दिया गया है और ये है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पीस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी। कह रहे हैं वो ब्लेस्ड बर्ड, वो उस बर्ड को कह रहे हैं अर्थ वी पीस, यानी कि अर्थ तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। अगेन अपीयर्स टू बी, तुम यहाँ दोबारा आ सकते हो। फिट है फॉर दी, यानी कि ये तुम्हारे लिए फिट है, अच्छा है। दिस डिस्क्रिप्शन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। ये किस बर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं? स्काईलार्क, नाइटिंगेल, आउल, कुको। तो हमारा जो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुको। ये जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं इस बर्ड के लिए है। और इन्होंने कौन सा पोएम लिखा था? इस पोएम का नाम क्या है? टू द कुको, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इस पोएम को कब लिखा गया था? मार्च 1802 में लिखा गया इन द ऑर्चर्ड एट टॉन ग्रासमेयर एंड पब्लिश्ड इन मार्च 1807। और कौन सी आती है पब्लिकेशन? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें इनकी ये पोएम पब्लिश्ड होती है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुको। इस बर्ड के लिए ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वुड हो जाएगा, टाइपिंग एरर है। कह रहे हैं वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन और मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। दिस वॉज रिटन बाई इन हिज पोएम द टेबल्स टर्न। ध्यान रखिएगा, ये किसने लिखा है और उनकी जो पोएम है, कर अपने पोएम में द टेबल्स टर्न। चार्लोट स्मिथ, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, मैरी रॉबिन्सन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की ही ये पोएम है द टेबल्स टर्न। तो इसी से ये लाइनें आती हैं। और इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड, यानी कि आपको जंगल का कोई भी एक छोटा सा चीज़ में टीच यू मोर ऑफ मैन, एक आदमी से ज़्यादा सिखा सकता कोई भी वस्तु, ऑफ मोरल लिविल ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। सेज का मतलब होता है यहाँ साधु या बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये बता रहे हैं कि यानी कि हमें प्रकृति से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये इसमें डिस्क्रिप्शन करते हैं। और इन्होंने इसमें एक और लाइन आती है टेबल टर्न से, द टेबल टर्न लेट नेचर बी योर टीचर। वो इसी लाइन इसी पोएम में कह रहे हैं कि प्रकृति को अपना टीचर बनने दो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ ओड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी ओड है जिसको इरेगुलर ओड कहा जाता है? ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू स्काईलार्क, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। जो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। इस ओड को
क्या कहा जाता है? इरेगुलर ओड। ध्यान रखिएगा, ये जो ओड है ये बहुत ही ग्रेट ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और कब लिखा गया था? कंप्लीट किया गया था 1804 में, और पब्लिश होता है 1807 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। और इसको क्या कहा जाता है? इरेगुलर ओड के साथ साथ दिस इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड इन 11 स्टेंजाज। 11 स्टेंजा में है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने स्टेंजा में है, तो ये 11 स्टेंजा में लिखा गया है। तो इस तरीके से जो ओड ऑन इंटीमेशंस है ये इरेगुलर ओड है और एक पिंडारिक ओड है। ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा है? जॉन कीट्स की रचना है ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स। ओड टू द वेस्ट विंड, पीबी शैली। ओड टू स्काईलार्क, ये भी पीबी शैली की रचना है। टू ए स्काईलार्क से नाम से आती है, पीबी शैली की ही एक पोएम है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच आर द 2 बर्ड्स दैट द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम सॉलिटरी रीपर है इसमें किन 2 बर्ड्स की कंपैरिजन किया जाता है? किन 2 बर्ड्स का कंपैरिजन किया गया? कुको एंड स्काईलार्क, नाइटिंगेल एंड कुको, लिनेट एंड थ्रस्टल, स्काईलार्क एंड थ्रस। जो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइटिंगेल एंड कुको। सॉलिटरी रीपर में लाइन आती है नो नाइटिंगेल डिड चैंट, तो नाइटिंगेल का भी आता है और कुको का आता है, यानी कि इन दोनों का सॉलिटरी रीपर में वर्णन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस पोएम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और पोएम किसको वास्तविकता में इंस्पायर किसको कर? दिस पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज जो सिस्टर थी डोरोथी, स्टे एट द विलेज ऑफ स्ट्रेसेयर इन पेरिस। तो इनको डेडिकेट किया जाता है इस सॉलिटरी रीपर को, जो इनकी सिस्टर होती हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ। अधिकतर इनके साथ रही थी, ज़्यादातर इनके साथ इन्होंने अपना समय बिताया था। और इसमें फिर आते हैं, ही टेल्स अस दैट नो नाइटिंगेल हैज संग वेलकमिंग सॉन्ग, तो यानी कि नाइटिंगेल भी आता है। ही गोज ऑन टू से दैट अ कुको बर्ड एंड इट्स बेड्स ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम कैन नॉट सिंग। तो इस तरीके से दोनों का वर्णन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following option aptly conveys the underlying theme of वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न। जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है टेबल्स टर्न में, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कन्वे करता है, जो पोएम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन करता है, थीम के ऊपर अप्लाई करता है। ऑप्शन नंबर ए, अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल philosophy intuitively from nature rather than from books। ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब हुआ है अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न, वो मैनकाइंड को कह रहे हैं कि सीखो मोरल फिलॉसफी, ज़्यादा फिलॉसफी किससे? फ्रॉम नेचर से, रेदर देन बुक्स की तुलना में। तो हमने ये आपको बताया था कि टेबल्स टर्न में विलियम वर्ड्सवर्थ किस थीम पर बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एन अपील टू वेनरेट्स साइंस एंड आर्ट्स एज द वन सोर्स ऑफ मोरल एजुकेशन एंड ग्रोथ रेदर देन वाइल अवे आवर टाइम विद नेचर। एन अवेकनिंग मैसेज टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू वर्शिप बुक्स एज हिज प्रीचर एंड टीचर अबाउट मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, अ कॉल टू साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट टू टीच मैनकाइंड द मोरल एंड इविल ऑफ गुड। तो इनमें से जो ऑप्शन सटीक बैठ रहा है कि वो किसको इनवाइट कर रहे थे? मैनकाइंड को इनवाइट कर रहे हैं कि आप सीखो किससे? फ्रॉम नेचर से ज़्यादा चीज़ें नेचर सीखो, रादर देन फ्रॉम बुक्स, किताबों की अपेक्षा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए, यही सबसे अच्छा और सटीक थीम बैठ रहा है टेबल्स टर्न की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 45 क्वेश्चन नंबर, द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर अपीयर्स इन। जो लीच गैदरर्स का करेक्टर है वो कहाँ अपीयर्स होता है? रिक्लूज, द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट, लाओडामिया, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में लीच गैदरर का करेक्टर पाया जाता है। लीच गैदरर का करेक्टर पाया जाता है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स? वर्ड्सवर्थ द रिक्लूस, सैलीज द ट्रायम्फ्स ऑफ लाइफ, बायरन डॉन जुआन, कीट्स हाइपेरियन। ऑप्शन नंबर ए, दे आर ऑल एलिजीज, they are all unfinished poem, they are all divided into two cantos, they are women centered poem। चलते हैं, देख लेते हैं। जो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने बात की थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड थी, रिक्लूज, और एक और जिसको पूरा करना चाहते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में, वो अनफिनिश्ड रह गई थी। तो इसी तरीके से सैली की जो ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है ये भी अनफिनिश्ड है। बायरन की डॉन जुआन है, डॉन जुआन जो बायरन की है ये भी अनफिनिश्ड है। और कीट्स की फेमस पोएम हाइपेरियन ये भी अनफिनिश्ड रह जाती है। तो ये सभी, ये चारों जो पोएम्स हैं ये अनफिनिश्ड हैं। रिक्लूज, प्रिल्यूड और एक्सकर्सन, ये 3 जिसमें रिक्लूज को पूरा ही नहीं कर पाते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये चारों के चारों अनफिनिश्ड पोएम हैं। हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी बहुत ही फेमस नाम, जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेस ऑफ द टर्बरविल्स, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं इनके। आप टॉमस हार्डी को पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा टॉमस हार्डी को पढ़ने में। अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा होती है। निराशा की सबसे अच्छी क्योर क्या है? विच इज़ दैट पोएम, ये किस पोएम में आती है? वर्ड्सवर्थ के माइकल टिंटरनवे रिविजिटेड, द इडियट बॉय, द लीच गैदरर। जो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द लीच गैदरर। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीच गैदरर। ये लीच गैदरर में ये जो डिस्पेयर यानी कि निराशा की बात करते हैं, क्योंकि जो टॉमस हार्डी हैं वो पेसिमिस्टिक पोइट हैं, निराशावादी पोइट्स हैं। तो इस तरीके से जो सटीक ऑप्शन हो जाता है हमारा लीच गैदरर, ये इस लाइन को बेस्ट डिस्क्राइब कर देता है, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लंदन 1802, द वर्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे, नन फ्रेट नॉट एट दियर कॉन्वेंट नैरो रूम। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सोनेट अपॉन सोनेट क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ की? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नन्स फ्रेट नॉट एट दियर कॉन्वेंट नैरो रूम, ये सोनेट अपॉन सोनेट है। तो ध्यान रखिएगा ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट अपॉन सोनेट है। बाकी इन सभी के पोएम के बारे में आप जानते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। वर्ड्सवर्थ कम आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पोडेंसी इन हिज पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विद, किससे बात करते हैं? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में किससे बात करते हैं? बोटमैन, लूसी, लिटिल कॉटेज गर्ल, लीच गैदरर। जो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीच गैदरर से बात करते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें वो व्यक्ति है जिससे वो क्या करते हैं, बात करते हैं। और ध्यान रखिएगा इस पोएम को उन्होंने कब लिखा था? वो सुबह सुबह जो है अपने कॉटेज से बाहर निकलते हैं और होता है 30 अक्टूबर 1800, 30 अक्टूबर 1800 की बात है। उस दिन ये क्या करते हैं, नियर हिज होम एट डव कॉटेज इन ग्रासमेयर, वहाँ जाते हैं। तो क्या होता है,
विलियम वर्ड्सवर्थ का जो इंटरेक्शन होता है वो एक लीच गैदर यानी कि जो लीच को गैदर कर रहा होता है उससे हो जाता है। और इस तरीके से जब उससे बात करते हैं तो उन्होंने इसके बाद जब वो मिले थे उसके 2 साल के अंदर ही इस पोएम को कंप्लीट कर लेते हैं। कब? मई 1802, मई 1802 ये पोएम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब उससे बात होती है उसके 2 साल के अंदर ही इस पोएम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस्ट डिस्क्रिप्शन था रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स में आती है। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन ही इज इन जॉक एंड कंपनी, व्हेन ही इज इन अ पैकेंट एंड पेंसिव मूड, व्हेन ही इज ऑन हिज वंडरिंग्स, व्हेन ही इज asleep एंड ड्रीमिंग। जो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड। यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत खाली खाली से होते हैं और पेंसिव का मतलब होता है उनको कोई परेशानी होती है, उस मूड में होते हैं, तो कहाँ जाते हैं? डैफोडिल्स के पास जाते हैं। यानी कि उनको वहाँ पर जाना, नेचर के बीच में रहना काफ़ी सुकून देता है। और इन्होंने नेचर की ही बात की है, अपने जितने भी इनके पोएम्स हैं उनमें सभी में नेचर्स की बात की है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर किसने कहा है ये आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।